हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में लास्ट क्लास में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझा था। आज हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि अकाउंट्स के में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका सेपरेट चैप्टर है कि अकाउंटिंग के कितने बेस होते हैं, यानी किस बेसिस पे अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग के दो बेस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग के दो बेसिस पे अकाउंटिंग हो सकती है। एक तो होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एक होती है कैश और दूसरा होता है अक्रूवल। दूसरा क्या होता है? अक्रूवल। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैश के बेसिस पे होता है। मतलब जब भी पैसा आएगा, जब भी आप रिसिप्ट करोगे या जब भी आप पेमेंट करोगे तो उसी टाइम में इनकम और एक्सपेंसेस की बुकिंग होती है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक्सपेंसेस कब ड्यू है, किस पीरियड से रिलेटेड है, या इनकम किस पीरियड से रिलेटेड है। हम केवल इनकम और एक्सपेंसेस तभी बुक करेंगे जब हमारे पास कैश आएगा। कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों से। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखो रेंट, रेंट जो है मार्च का, रेंट मार्च का 10,000 ड्यू है। ठीक है, कब क्या है? ड्यू है, यानी कि रेंट, हम रेंट का जो है हमारा इस मंथ का यानी मार्च मंथ का रेंट 10,000 है, बट हमने पेमेंट जो किया, पेमेंट जो किया हमने, वो हमने किया मई मंथ में। पेमेंट कब किया? मई मंथ में। तो कैश बेसिस बोलता है कि हमको मार्च से कोई मतलब नहीं है, हम जब पेमेंट किए उस टाइम में, यानी एक्सपेंसेस बुक होगा मई मंथ में। एक्सपेंसेस बुक होगा किस मंथ में? मई मंथ में। ठीक है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल 1 था, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ऐसा हुआ कि हमने किसी को सेल किया। ठीक है, क्रेडिट सेल्स, मैं क्या बोल रहा हूं? क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹50,000 इन अप्रैल। ठीक है, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल ऑफ ₹50,000 इन अप्रैल। ठीक है, और रिसीव्ड किए फ्रॉम डेटर से। ये पैसा जो हमने रिसीव्ड किया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर ध्यान से सुनना, इन मे। तो ये बताओ कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि इनकम किस मंथ में बुक करो। सेल का जो इनकम है, इनकम जो सेल का जो इनकम है, इसको किस मंथ में बुक किया जाए? अप्रैल में बुक किया जाए या मई में? सेल तो हुआ है अप्रैल में, बट हम बुक किस, पैसा कब आया? मई में आया। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि भूल जाओ तुम कब सेल किए, कब परचेज किए, एक्चुअल में पैसा कब आ रहा है, एक्चुअल में कब पेमेंट कर रहे हो। जिस मंथ में तुम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो या जिस मंथ में एक्चुअल में तुम रिसीव कर रहे हो, उसी मंथ तुम एक्सपेंसेस और इनकम को बुक करोगे। तो इस केस में हमारा इनकम बुकिंग कब होगा? मई मंथ में। कब बुक करेंगे? मई मंथ। तो ये तो था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि हमको इसमें केवल कैश जब आता है या कैश जब जाता है तो उस टाइम पे हमको इनकम और एक्सपेंसेस की बुकिंग करनी होती है।
ठीक है। हमें इसमें अगर कोई ऐसा होता है कि कोई इनकम हमने जनरेट कर लिया बट उसकी पैसा अभी तक नहीं आई, तो हम उस इनकम को बुक नहीं करते। उसी तरह से कोई एक्सपेंसेज अकर्ड हो गया, हमने एक्सपेंसेस तो कर लिया बट उस एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की। जैसे कोई स्टाफ था जो मेरे यहाँ काम किया, हम उसकी सैलरी मार्च मंथ का मई मंथ में दिए, तो मार्च में हम सैलरी की बुकिंग नहीं करेंगे, हम बुकिंग कब करेंगे? मई मंथ में सैलरी की बुकिंग करेंगे। ये बोलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखो, अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। या वहां पे कैश बेसिस था, ये अक्रूवल बेसिस, मतलब पैसा कब आ रहा है, पैसा कब जा रहा है उससे मतलब नहीं है, वो किस मंथ का खर्चा है, वो किस मंथ का इनकम है, यानी जिस पीरियड का वो इनकम है उसी पीरियड में हम उसे बुक करेंगे। यानी कि उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ये पहला जो एग्जाम्पल था, ये जब अक्रूवल बेसिस में आएगा, रेंट मार्च में ड्यू हुआ, भले ही पेमेंट मई में हुआ, बट यहां पे अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंसेस जो माना जाएगा रेंट का, वो माना जाएगा किस मंथ में? मार्च मंथ में। क्यों माना जाएगा मार्च में? क्योंकि रेंट ड्यू हो गया था मार्च में, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से हमने जो क्रेडिट सेल किया था, तो क्रेडिट सेल का जो इनकम होगा, क्रेडिट सेल हमने अप्रैल में किया था, तो हम अप्रैल में ही इनकम बुक करेंगे। हम किस मंथ में बुक करेंगे? अप्रैल में ही बुक करेंगे, क्योंकि पैसा जो हमको आया मई में आया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम कब सेल किए। तो जो ये इसमें पीरियड ओरिएंटेड होता है कि यानी कि जिस मंथ का, जिस पीरियड का वो खर्चा है या इनकम है, उसी मंथ में बुक होता है। बट कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश बेसिस में हम कैश बेसिस पे करते हैं। जब पैसा आता है, जब आमदनी रिसीव होता है, तब हम इनकम बुक करते हैं, जब एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तब बुक करते हैं। तो आई होप क्लैरिटी तो मिल गया होगा। सर, हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे, कैश बेसिस फॉलो करेंगे या अक्रूवल बेसिस? तो देखो, हम लोग सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं, छोटे छोटे बोल सकते हो कि छोटे छोटे इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे व्यापारी यूज करते हैं, जिनको अकाउंटेंट रखने का फुर्सत नहीं है। ठीक है, उनके पास उतनी पैसा नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जब कस्टमर से पैसा आता है बुक कर लेते हैं इनकम, और जब पेमेंट करते हैं तो खर्चा बुक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है कि पैसा आओ, इनकम बुक करो, और कौन झंझट रखेगा कि कब पैसा, मतलब कब इनकम ड्यू हुआ, ठीक है, इस मंथ का है तो इसी मंथ में बुक करो, कि वो कैश ओरिएंटेड रखते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी फॉलो करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उनका धंधा कैश पे चलता है। आमदनी आता है, कैश आता है, इनकम बुक करो, खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस बुक करो। बट ये छोटे छोटे व्यापारी के लिए है। ठीक है, अब अक्रूवल बेसिस जो बड़े व्यापारी है या कंपनी है उनके लिए होता है। देखो, कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी होगी। यानी अगर कोई कंपनी है तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर सकता, उसे कौन सा मेथड फॉलो करना होगा? अक्रूवल बेसिस। और जिसका प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव की कोई भी बिजनेस होती है, तो उन्हें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें, जैसे आपने टर्म सीखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया, यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा, ये टर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का तो हम बुक ही नहीं करते, बट अक्रूवल बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई अक्रूड इनकम होता है, हम कमा लिए बट पैसा नहीं आया, तो ये कैश बेसिस में नहीं मिलेगा, बट आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मिलेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ये बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच के लिंकेज को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये देखना है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल कैश
के बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं केवल उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जो नगदी लेन देन होता है, जो नगद में लेन देन होता है, केवल हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। और नगद बोले तो सर नगद का मतलब सर कैश और बैंक दोनों से होता है, ठीक है। तो अगर नगदी लेन देन होता है केवल उसी को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट वाले नेचर के लेन देन की रिकॉर्डिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं होती है। अब बात करते हैं सर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो अक्रूअल बेसिस में हम कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने क्या बोला, रिकॉर्ड करते हैं यहां पे कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। यहां पे क्या हो रहा है कि कैश के साथ साथ हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नगद के साथ साथ हम लोग उधार लेन देन भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, नगद और उधार, नगद और उधार दोनों लेन देन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। अक्रूअल बेसिस में नगद और उधार दोनों लेन देन की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया कि सर कोई भी ट्रांजेक्शन जो नगदी लेन देन होगा उसी को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेंगे, उधार लेन देन को हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। चलो अब सर आप बता दो कि इनकम की रिकॉर्डिंग कैसे करते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, मैंने क्या बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम की रिकॉर्डिंग आप कैसे करते हो सर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम की रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब इनकम का पैसा आएगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच आर रिसीव्ड इन कैश, ओनली दोज इनकम, only those income are recorded, only those income are recorded which are received in cash, which are received in cash। मैंने क्या बोला कि जो कैश में रिसीव करते हैं, जो रिसीव करते हैं कैश में, केवल उसी इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। यानी जो नगद में पैसा आ रहा है वही हमारा इनकम होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। बट सर यहाँ पे क्या होता है कि सर अक्रूअल बेसिस में क्या करते हो, तो यहाँ अक्रूअल बेसिस पे हम ऑल इनकम, चाहे पैसा आए या ना आए, सभी को रिकॉर्ड करते हैं। ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड, ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड, ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। यानी कि यहां पे कैश आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। कैश आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। बट सर कैश बेसिस में जब कैश आता है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। और कैश का मतलब हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग में कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों से है, ठीक है। चलो सर अब बताओ आगे कि इनकम में अक्रूअल इनकम का भी कॉन्सेप्ट होता है। अक्रूअल इनकम का मतलब हुआ कमा लिए, ठीक है, बट कमा लिए बट पैसा अभी तक नहीं आया है, तो वो अक्रूअल बेसिस में होता है, कैश बेसिस में नहीं होता है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी में, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम में ही, कि अक्रूअल इनकम, अक्रूअल इनकम, अक्रूअल इनकम क्या होता है ये भी समझ लो। अक्रूअल इनकम वो इनकम होता है जो कमा लिए बट पैसा नहीं आया है, इसे हम बोलते हैं अक्रूअल इनकम। और एक होता है एडवांस इनकम, जो एडवांस में पैसा आ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूअल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। ये कैश बेसिस का पार्ट नहीं होता है, आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने क्या बोला कि अक्रूअल इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। बट सर
एक्रूअल बेसिस में होता है। अक्रूअल इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूअल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने क्या समझा बच्चों कि अक्रूअल बेसिस में अक्रूअल इनकम यानी इनकम, अक्रूअल इनकम जो पैसा कमा लिए बट नहीं आया, जो एडवांस में दे दी, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं खर्चे की, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो सर जिस तरह से कैश रिसीव होता था तो हम इनकम बुक कर लेते थे, एक्सपेंसेस में भी जब कैश पेमेंट कर देंगे तो हम बुक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ओनली दोज एक्सपेंसेस आर recorded, only those expenses are recorded which have been paid in cash, जिसे हम कैश में पे किए हैं, which have been paid in cash, जिसे हम नगद में पे किए हैं, केवल उसी को खर्चा के रूप में बुक करेंगे। ठीक है, चलो और यहाँ पे भी अक्रूअल इनकम, जैसे अक्रूअल इनकम होता था तो यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस, जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। एडवांस एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो अगर किसी बच्चा को आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लासेस अच्छे से नहीं की है, क्योंकि हमने हर एक वर्ड जो आप अकाउंटिंग में सीखने वाले हो हर वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज एंड प्लीज आप जाके उस सारे क्लासेस इंट्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं, आपका जो चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसको आप कंप्लीट करो तो आपको सारे टर्म अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है, आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में इसकी अकाउंटिंग तो होती ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की। बट सर अब बात कर लो अक्रूअल बेसिस की। तो सर अक्रूअल बेसिस में हम सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश में हो या ना हो। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें क्या होता है सर, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें सारे के सारे खर्चा रिकॉर्ड होते हैं। वेदर पेड इन क्या, वेदर पेड इन कैश और नॉट, चाहे कैश में पे हुआ है या नहीं हुआ है, वेदर पेड इन कैश और नॉट, चाहे नगद में हो या उधार हो, लेकिन सारे के सारे खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग का क्या होता है सर, पार्ट होता है। ठीक है, चलो तो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस अच्छे से समझ लिया। ठीक है सर, अब बता दो लीगल पोजीशन, यानी कि किसको ज्यादा वैल्यू दें, कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें हम लोग। तो देखो अगर आप कंपनी हो, ठीक है, तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कहां रिकॉग्नाइज नहीं है सर, इनकम कंपनी एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं है। कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट, अंडर द कंपनी एक्ट 2013, अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो कैश बेसिस तो कंपनी में बिल्कुल भी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, अक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे। अक्रूअल बेसिस, क्योंकि अक्रूअल बेसिस क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। अक्रूअल बेसिस इज
रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस हम क्यों कंपनी में फॉलो नहीं करते, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 नहीं मानता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, तो हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि सर कौन ज्यादा रिलायबल है, भरोसेमंद कौन है, रिलायबिलिटी किस पे करूं, किस पे ज्यादा भरोसा करूं। रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद, कौन भरोसेमंद है। ठीक है, अब देखो आप भरोसेमंद कैसे पकड़ोगे। अब देखो ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि आपको ट्रू प्रॉफिट देता है कि उस मंथ, देखो प्रॉफिट क्या, मैंने प्रॉफिट की डिफिनेशन क्या बताया, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका नेट इनकम कितना हुआ है, इनकम यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कितना हुआ है, वो आपका प्रॉफिट होता है पर्टिकुलर पीरियड में। तो अगर कैश बेसिस में तो पीरियड के हिसाब से फॉलो ही नहीं होता, जब पैसा आता है तब इनकम बुक करते हैं, जब खर्चा होता है तो एक्सपेंसेस बुक करते हैं। तो ये प्रॉपर प्रॉफिट आपको कैश बेसिस नहीं बता सकता, इसीलिए आप कैश बेसिस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी में बोलूं तो नॉट ए रिलायबल बेसिस, कैश बेसिस क्या है, रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, नॉट अ रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। करेक्ट प्रॉफिट हम इससे पता कर ही नहीं सकते हैं, क्या मैंने बोला, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसमें कैश बेसिस फॉलो करते हैं। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम करेक्ट प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते हैं, डिटरमाइंड। ठीक है, ठीक है, बट अक्रूवल बेसिस एक रिलायबल बेसिस है, ये इसको हम बोलेंगे ये रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ये क्या होता है, रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, क्योंकि इसमें हम करेक्ट प्रॉफिट की पता लगा सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होता है इन डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को निर्धारित करने में ये हेल्पफुल होता है, इन डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट निकालने में, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। थोड़ा ऊपर में कर देता हूं जिससे कि, नहीं तो एक काम करता हूं, इसको ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा तब। ठीक है, चलो तो मैं बड़ा पेन यूज कर लेता हूं। चलो ये समझ गया। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी, किसके लिए ये सुटेबल है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे इंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर स्मॉल, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंटिटी, उसके बाद प्रोफेशनल पीपल, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंटिटी, प्रोफेशनल पीपल, ठीक है, उनके लिए ये ज्यादा सुटेबल है। प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ठीक है, तो इन सब के लिए ज्यादा सुटेबल है। और ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो सबके लिए सुटेबल है, बट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो वो एक अकाउंटेंट रखेगा। तो ये मैं बोलूं कि सुटेबल होता है फॉर ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस, ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस, सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए ये सुटेबल होते हैं, जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है, विथ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो आई होप आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करते हैं, नगद और उधार दोनों, और कैश बेसिस में केवल नगद। अब सर इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस में, जब पैसा आएगा तब हम कैश बेसिस में इनकम की रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अक्रूवल बेसिस में पैसा आए या ना आए, सारे के सारे इनकम की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब इनकम में क्या हो, मैंने बोला अक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैश बेसिस में होगा ही नहीं, क्योंकि हमको कोई अक्रूड इनकम को बुक ही नहीं करना है, और इनकम जो भी एडवांस में मिला उसको हम इनकम बुक कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में है ही नहीं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, बट ये अक्रूवल बेसिस में है। अब सर खर्चा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो जब खर्चा पे करोगे तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। बट अक्रूवल बेसिस में खर्चा पे करो ना करो, जब भी आउटस्टैंडिंग होता है तब भी आप
सारे के सारे खर्चे को बुक करोगे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्रूवल बेसिस ही अलाउ होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, कैश बेसिस हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सुटेबल किसके लिए होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग छोटे छोटे इंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल होता है, छोटा छोटा बिजनेसमैन के लिए सुटेबल होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर ये सब के लिए सुटेबल होता है। और ये सुटेबल होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस जिनका प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। तो ये था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ लिए, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो ये पॉपुलर नहीं है, जनरली ये फॉलो नहीं होता है, बट हो सकता है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इस पे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाए, तो इसीलिए मैं ये आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये मिक्सचर होता है अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का। मैंने क्या बोला, मिक्सचर होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर मिक्सचर कैसे होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू और असेट, मैंने क्या बोला, रेवेन्यू और असेट, रेवेन्यू और असेट, ये दो जो होते हैं रेवेन्यू और असेट, इनको रिकॉर्ड करता है कैश बेसिस पे। इसको क्या होता है, रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, इसे रिकॉर्ड करता है। कोई भी इनकम को बुक करना है और एसेट को बुक करना है तो हम कैश बेसिस पे बुक करेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पैसा, हम इनकम तभी मेरे को बुक करना है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। हम इनकम जब तभी रिसीव करेंगे, जब बुक करेंगे जब पैसा आएगा। बट क्या होता है कि यहाँ पे रेवेन्यू और एसेट्स में तो हम कंजर्वेटिव मेथड फॉलो कर रहे हैं कि पैसा आएगा तभी बुक करेंगे, बट एक्सपेंसेस में ना, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को हम देखते हैं कि देखो हम इसको बुक कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर कोई लाइबिलिटीज आता है, भले ही अभी पे ना करना पड़े, फ्यूचर में भी पे करना पड़े, तो हम सतर्क रहेंगे पहले से, ठीक है। तो उस केसेस में, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे बुक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस पे, रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। चलो तो हमने समझ लिया कि हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का ही कॉन्सेप्ट होता है, दोनों को मिला के हाइब्रिड मेथड बनता है कि रेवेन्यू और एसेट को कैश बेसिस पे बुक कर लो और एक्सपेंस और लायबिलिटीज को अक्रूवल बेसिस पे। ये जनरली फॉलो नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने समझ लिया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। चलो तो हम लोगों का इस चैप्टर में सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इस पे एक दो एग्जांपल्स वगैरह करके इसका सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से लिंक करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, यानी नेक्स्ट क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। और अगर कुछ भी हमसे बातचीत करना हो तो आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।